कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, सर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर शीमा साहब, थैंक यू सो मच। सर तार साहब, आज आपसे बात करनी है, आज लंबा-चौड़ा एजेंडा है और पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने ये कहा है, इमरान खान साहब ने जो बहुत देर से कह रहे थे कि जी वो एक सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बैठाए और आर्मी चीफ देखें, उसको बड़ी बातें कर रहे थे, जिस पे आज हुकूमत ने ये कहा है कि हम एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का जो मंत्रा ऑपोजिशन जो कि अब इमरान खान साहब की जमात कह रही है, हम उसके ऊपर एक कमीशन बैठा देते हैं और देखते हैं कि पता चलता है कि क्या वाकई कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत इमरान खान को हटाया गया है। तारड़ साहब, वैसे तो बड़ी पंजाब में जो हो रहा है इस वक्त, वहां पे गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि अगर मुझे एक सूबेदार और 4 जो है वो 7 बंदे दे दिए जाएं तो मैं जो है हुकूमत से पूछ लूं अकेले ही यहाँ पे, और उन्होंने खत भी लिख दिया है आर्मी चीफ को और पता नहीं किधर किधर क्या कर रहे हैं। आप किधर देख रहे हैं? और साथ में वो आप इस बात को भी अटैच कर दूं कि शहबाज गिल साहब जो कि इमरान खान साहब के आजकल चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो मोटरवे पे जा रहे थे तो उनके ऊपर जो है वो पीछे से गाड़ी ने हिट किया है, तो उन्होंने कहा है मुझे ये कत्ल करने की धमकी है। तो ये जो चीजें डेवलप हो रही हैं, स्टोरीज अनफोल्ड हो रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं तार साहब? चीमा साहब, मैं पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं ना यूथिया हूं, ना पटवारी हूं, ना मैं जियाला हूं, लेकिन एक शर्मिंदा पाकिस्तानी अमेरिकन जरूर। और वो मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह, जिस तरह आपने अभी कई चीजें फरमाई हैं कि आज जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान एक सियासी बहरान से गुजर रहा है, आईनी बहरान से, और ऊपर टॉप मुआशी और तीसरा इखलाकी बहरान। जो कुछ मदीना मुनव्वरा में हुआ वो इखलाकी बहरान था। आज मैं बात ये करना चाहूंगा, क्योंकि मैं वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं पतों की तो नहीं बैठा ना। उसकी वजह ये है कि एक नाइंसाफी हो रही है इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ कि जितने ये यूथी और पटवारी जियाले हैं, इनको ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि वेयर यू स्टैंड एट। मैं यहां पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहां पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है, और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं, और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके वो, जो आपने वो उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं, और जो सी पैक के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, जो लंदन और दुबई पहुंच चुका है। और आप ये आपको बताना चाहिए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया, और मोदी साहब का जो एक दौरा था उसको भी कवर नहीं किया, और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं, वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल, और आप कहां खड़े हैं? आपने मस्जिद नबवी, जो कि जहां पहले खान साहब ने, मेरा मकसद वोट बनाने होते हैं तो मदीना मुनव्वरा बगैर जूतों के चले जाते हैं, और आज 150-200 बंदा अपना सारे सपोर्टर इंक्लूडिंग लंदन की सारी पीटीआई और शेख रशीद साहब का भाई जो है वो जाके एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने जो कुछ मदीना मुनव्वरा किया, देखें आपकी इस वक्त सबसे बड़ा वहां पे राफेल तैयारे वो डिस्कस हो रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, और आपके एक्स वजीर आजम फराग गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंपैरिजन, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कातलाना हमला हो गया। मैं कहता हूं आज मैं शहबाज शरीफ का कट्टा खोल जाए इन्होंने, वो भी कहना कि वो आपकी हमारे ऊपर, ये अमेरिका की साजिश, अमेरिका ने किया। शहबाज गिल, देखिए हम किन पस्तियों को टच कर रहे हैं। मैं यहां ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हूं, मैं एक नेशनलिस्ट अमेरिकन हूं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रीच करूं कि पीटीआई और नून लीग और पीपल पार्टी की कर रही है, मेरा कोई एजेंडा नहीं। हाँ, ये दुख जरूर है कि आपका पड़ोस जो है वो बुलंदियों को टच कर रहा है और आप पस्तियों को टच कर रहे हैं। इस पे मैं एहतजाज करना मेरा एक फंडामेंटल,
मेरे डीएनए का हक है ये कि मैं जरूर ये चीखूं इसके ऊपर कि हम कहां जा रहे हैं और पड़ोस कहां जा रहे हैं। ये जरूर मेरा हक बनता है। और उसके बाद देखें कि मेरा मकसद किस तरीके से मीटिंग्स जिस तरीके से रिसीव किया गया, मैक्रोन ने रिसीव किया है, अगले 5 साल का वो लीडर है। यूरोप को फ्रांस लीड करना चाहता है। मोदी साहब के पास अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं, ये यूथियों को भी पता होना चाहिए, पटवारियों को भी और जेलों को भी पता होना चाहिए कि इनके ऊपर तवज्जो दें, बजाय कि आप अच्छा आप कहां जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान। आपका जब दिल चाहता है आप कंटेनरों के ऊपर खड़े होकर माओ बहनों के डांस करा लेते हैं और साथ ही अमर बिन मारूफ पे चले जाते हैं। मेरा मकसद देखें आपकी डेस्टिनेशन क्या है। एक सोच होती है ना, एक सोच, जब सोच तरक्की की नहीं है, खाना जंगी। आप मुसलसल इस वक्त पाकिस्तान में जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, चीमा साहब जो दुख के साथ कहूंगा, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है खाना जंगी। आप लाशें देखना चाहते हैं, आप गरीब लोग देखें, जलसों में कोई ज्यादा पढ़े लिखे कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आते। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, ए लेवल पे ओ लेवल पे इन चीजों पे। उनके लौंडे लपाड़े जाके कोई, मेरा मकसद दमादम बस्त कलंदर और डीजे बट को तो नहीं देखते ना वो जाके। तो आप डीजे बट के सपोर्टरों की लाशें देखना चाहते हैं और उन पे सियासत करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन अब बताना कि मकसद ये है, खान साहब के 3 बच्चे हैं, तीनों लंदन में बैठे हैं, और जो जिनका आप कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, वो भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। उनको इतनी नफरत है अगर अमेरिका के साथ, तो ऐलान क्यों नहीं करते कि मेरे बच्चे वापस आ जाए और मैं ग्रीन कार्ड अपना वापस दे देता हूं। एक मिनट लगता है कि फौरन वापस भेज दें अमेरिकन एम्बेसी में अपना ग्रीन कार्ड, लेकिन नहीं, क्यों करेंगे वो? सबका मुस्तकबिल बाहर में। जो बंदे डिपोर्ट होकर सऊदी अरेबिया से आएंगे 5-5 साल जेल काट के, उनको पता होगा पीटीआई ने हमारे लिए क्या किया या नून लीग क्या कर रही उनके लिए। लेकिन मैं एक देखे ना, और आप लेटर्स की बात, शीरी मजारी साहबा को देखे, यूनाइटेड नेशन को लेटर लिख दिया उन्होंने कि खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। और यार अपना कद काट तो पढ़ो, देख लो यार तुसी। यूनाइटेड नेशन कहते नहीं खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है यूनाइटेड नेशन के लेवल पे। आपकी कश्मीर के बारे में तो बात सुनी नहीं आज तक यूनाइटेड नेशंस ने। आप खान साहब की मेरे में चिट्ठी लिख के अपना मजाक उड़ा रहे हैं। पता नहीं कैसे, क्या ये लोग, इनकी क्या ज़हनी सलाहियत है या क्या। लेकिन मैं एक चिमा साहब बता दूं, मई का महीना इज वेरी सेंसिटिव। इफ इट इज नॉट टेकन केयर विद इन मई, देन इट्स दिस, मेरे ख्याल में ये गेम पूरी हाथों से निकल जाएगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, और ये वाहिद एक सियासी पार्टी है जिसके पास लाइसेंस है। कोई और सियासी पार्टी इतना करे पहले उनके घरों में घुस के उठा लिया जाता है, लेकिन ये दंदनाते फिर रहे हैं। इनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कुछ सपोर्ट है, इनको ऑक्सीजन मिल रही है। और मैं जो जिस तरीके से इनके ट्विटर और इनके बयान सुन रहा हूं, दे आर नॉट इन अ फेवर ऑफ पाकिस्तान, और इट्स नॉट इन अ फेवर ऑफ कमिंग डेज फॉर पाकिस्तान। लेकिन इनको कम से कम सोचना ये चाहिए कि भारत कहां जा रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपका मुस्तकबिल क्या है। अब मैं 1 मिनट के लिए सोचें, कोविड का भी कोई किसी को परेशानी नहीं पाकिस्तान में जलसों में जाने के लिए। अच्छा, महंगाई को भी भूल गए सारे। मेरा मतलब देखें, उनको किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, अमर बिन मारूफ के पीछे, गद्दारी के पीछे, अमेरिका के खिलाफ। देखिए क्या क्या, और पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और दूसरा मेरा मकसद है, पहले ये कभी कहते हैं कमीशन बनाए, अदालती कमीशन, जुडिशियल कमीशन। मेरा ख्याल में जुडिशियल कमीशन भी बना देना चाहिए, क्योंकि उस लेटर में तो है ही कुछ नहीं, सारी दुनिया को पता है उसमें कुछ नहीं, उस एक टोपी ड्रामा है। क्योंकि बैड गवर्नेंस को बचाने की उसके, अब तो शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू में कह दिया कैसा तो इलेक्शन हार जाना सी, ये सारा कुछ ना होता, ये तो इनको जिंदा कर दिया गया दोबारा। मैं कई दफा मेरा ये दिल मानता है कि ये इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है, ये इमरान खान की दूसरी किस्त चलने वाली है। कभी तो मुझे बिल्कुल ये इस पे यकीन आ जाता है कि शायद दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज वेल, कि इनको ये गैर पॉपुलर हो रहे थे, इनको बाहर निकाल के पॉपुलर करके वापस लाया जाए, ताकि पाकिस्तान की जड़ें हिला दें, बिल्कुल खत्म कर दें, जो बचा कुचा था उसको भी उड़ा के रख दें। मुझे तो कई दफा ये आई थिंक आई शुड, कई दफा तो दिल मानता है इन बातों को। सब शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के बाद तो खैर मानता है, वो कहते हैं हम तो खत्म हो चुके थे, इलेक्शन हार चुके थे। ये उनके राइट हैंड मैन है, उनके खास साहब के, मेरी बात नहीं है, जिनका इतराफ उन्होंने किया कि हम तो इलेक्शन वाज ओवर। आज लग रहा है कि अगर कल इलेक्शन कराया जाए तो सारा कुछ, मैं कहता हूं सारा कुछ उनका आ जाए, अगर क्या पता है।
लेकिन मैं जिस तरह मुझे अफसोस, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूं शर्मिंदा होता हूं एज अ पाकिस्तानी। तो मैं अब इसमें आपने जो बातें की है, मैं वो बिल्कुल मैं उनसे सेकंड करूंगा चीमा साहब, लेकिन इस एम्बैरसिंग। मेरा मकसद है कि एक क्राइसिस नहीं है, एक क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस, और हमारे सिर्फ मेरा ख्याल ट्विटर के ऊपर ही सारा कुछ पाकिस्तान चल रहा है इस वक्त। दोनों साइड से ट्वीट ही हो रहे हैं, और तो कुछ अभी तो शुक्र करें इलान मस्क ने ले लिया ट्विटर, नहीं तो आधे तो इनके अकाउंट बंद हो जाने चाहिए थे। और सारे एंटी पाकिस्तान और सारा कुछ, मेरा कोई किसी में कौमियत नहीं है, कोई मजहब नहीं है, अखलाकियात नहीं है, मोरालिटी के मेरा मतलब इंतहा हो चुकी। और दूसरा देखें, मैं सबसे बड़ी बात, एक तो मैंने कहा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब फर्क होगी, दूसरा वीडियो का देखें, जो पता नहीं वीडियो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर वीलॉग्स में वीलॉग्स है, और एक्स प्राइम मिनिस्टर इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। इखलाकी पस्ती या अपने सियासी नापुख्तगी का ख्याल देखें कि पता नहीं वीडियो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, या आनी भी है या नहीं आनी। पहले ही उन्होंने कह दिया कि मरियम नवाज जो है वो एक फेक किसी ऐप के जरिए हमारी वीडियो बना रही। देखें लालो अंदाज है ना सियासी सोच। तो चीमा साहब, मैं कहता हूं कि सिवाय शर्मिंदगी और कुछ नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि सियासी, आईनी, मुआशी, इखलाकी, मजहबी, ये सारे बुरहान है पाकिस्तान के अंदर, सारे बुरहान इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तार साहब, एक दो बड़ी अहम चीजें हैं, और वो ये है कि पेट्रोल तो 150 पे हो गया है, और आइंदा भी हालात लग रहे हैं कि आइंदा जाने IMF की डील शील भी हो गई। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, अब आ जाए ये जो 11 जमातों का जो एक कुनबा है जो हुकूमत कर रहा है, अब देखें कि वो जिसे कहते हैं ना, नफरत फैला रहे हैं ये एक दूसरे के खिलाफ। जिस तरह के पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN को मजहब कार्ड नहीं खेलना चाहिए। ये जो ब्लास्फेमी की FIR दर्ज हुई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दर्ज हुई है इमरान खान के ऊपर और बहुत सारे और लोगों के ऊपर, जो मदीना में वाकया हुआ था, उस हवाले से, तो आप क्या समझते हैं ये जो 11 जमातों का जो कंसोर्शियम है, ये जो जमातें हैं, ये कोलिशन है, या जिसको वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कह रहे हैं, इसकी क्या कैपेसिटी आप देखते हैं? क्या ये टर्न अराउंड कर सकते हैं? क्या जैसे ये मजहब कार्ड इमरान खान खेल रहे हैं, सुनना ये भी मजहब कार्ड खेलना चाह रहे हैं कि इमरान खान को ऐसे ही गिराएं, इनके ऊपर जो है वो केसेस बनाएं और ये सारा कुछ करें, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट भी करनी है, आपने मुल्क भी चलाना है, आपने इमरान खान से भी लड़ाई करनी है। तो ये जो स्ट्रगल है, ये तारड़ साहब, इसको आप कैसे मेजर करेंगे कि हुकूमत के पास क्या जो है वो इससे पहले कि आप बाहर की हुकूमतों से डील करें, आपने एक अच्छी मजबूत खारजा पॉलिसी बनाई, अभी तो इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो आप कैसे देखते हैं इन 11-12 जमातों का, इनकी फॉर्मेशन, फिर इनकी अलग-अलग जारी बात है मैनिफेस्टो है, तो ये किस तरह आगे की तरफ जा सकते हैं, जबकि ये जो PMLN कर रही है वो भी कहने को आ रहा है कि मजहब कार्ड खेल रही है इमरान खान के खिलाफ। तो इमरान खान ने तो ऑलरेडी अपना मजहब कार्ड खोला हुआ है। तो आप इनका मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं, इन जमातों को भी ये कैसे रिस्पॉन्ड कर पाएंगी चैलेंजेस को, एंड देन इमरान खान की ऑपोजिशन को? चीमा साहब, मजहब कार्ड और कौमियत का, गद्दारी का, गुलामी का कार्ड, और ये सारा कुछ, ये सारी इजी गेमें हैं। इनको इस्तेमाल हमेशा सियासी पार्टियां करती आई हैं ओरिजिन पॉलिसी की तरफ अपने मैंडेट से ध्यान हटाने के लिए। ये सबसे इजी कहते हैं ना स्केपगोट है कि जाके कह दो जी फलाना मुसलमान ही नहीं, फलाना गद्दार है, अमेरिका बाहर आ गया है, ये है, देखो ये तो ड्रामा। मेरा मकसद इसके पीछे अब जो पॉइंट मैं बात कर रहा था, आप अलायंस, सबसे बड़ा मुश्किल टास्क शहबाज शरीफ के लिए इस अलायंस को मेंटेन करना है, सबसे बड़ा टास्क है। दुनिया चांस देना चाहती है पाकिस्तान को, दुनिया चांस देना चाहती है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ के पास सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड ये है, एक तो उनका माजी बिजनेस ओरिएंटेड था, उनके भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे, उनके सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे, वो अच्छा, दूसरा वो मैच्योर हो चुके हैं पॉलिटिकली, और उसका देख ले, उसका रिएक्शन भी, पूरी दुनिया का रिएक्शन गॉट इनटू द फेवर ऑफ शहबाज शरीफ। ये बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं। शहबाज शरीफ हैज अ कार्ड एंड इट इज वर्किंग। आप देखें जो सऊदी अरेबिया से वो चाहे इसको, अब मैं बल्कि है तो ये गलत बात ही है कि खैरात में जो कर्जा लेकर आना, इसको सक्सेस नहीं होती, लेकिन उनका ट्रिप वाज सक्सेसफुल। He was received very well in Saudi Arabia. He was received very well in Middle East.
और वहां से अच्छी खबरें आ रही हैं, चाइना से भी अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन मसला जो दो सबसे बड़े इश्यूज हैं शहबाज शरीफ के लिए, एक तो ये जो लौंडे लपाड़े 18 से 24 साल वाले, ये ट्विटर वाले सारे, एक इनको संभालना, और दूसरा जो वो 11 जमातें इकट्ठी करके अपनी मुर्गियां जो है वो टोकरे के नीचे संभाल के रखना, ये दो सबसे बड़े टास्क है। और लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से पहले वो उनकी सबसे बड़ी शोहरत की वजह है कि ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज प्लेइंग वेरी राइट और ही इज प्लेइंग वेरी मैच्योर, वर्सेस ये लौंडे लपाड़े अनइलेक्टेड जो बाहर से गए थे, उनको कंपेयर किया जाए तो इनके कुछ दिनों की परफॉर्मेंस भी उनसे बेहतर है। लेकिन चैलेंज जिस तरह आपने कहा है कि इस अलायंस को संभाल के रखना, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे ये बचना कि जिस तरीके से ये मेरा मकसद है ये कपड़ों से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इसमें देखें है, आज मेरे पिछली जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं एक आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है आने वाले दिनों में इमरान खान फिल्म बना दें, कोई पता नहीं, हो सकता है ये इनको चाहिए फिल्म बना दें, उसका आगाज तो शुरू कर दिया, इंटरव्यू बजाय किसी जर्नलिस्ट को देने के एक्टर शान को दे दिया। किसी एक्टर को भी आपने देखा है कि कभी कोई इंटरव्यू देता है? ये बिल्कुल इसी तरह के अगर टॉम क्रूज जो बाइडेन का इंटरव्यू ले ले, उसको जर्नलिस्ट कोई नहीं मिला। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने फेवरेट ARY के लोगों को सामने बिठा के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, इंटरव्यू देने लगते हैं तो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट। मैं हैरान हो गया हूं कि शान एक्टर ने इंटरव्यू लिया है प्राइम मिनिस्टर का। फिर फिल्मों की तरफ भी जा रहे हैं, मेरा खास अब अगला स्टेप तो यही है कि फिल्म बना दें कोई, क्योंकि पहले भी तो ये टिकटॉक और ट्विटर से ही चल रहे हैं, ये इनकी ऑक्सीजन सारी टिकटॉक से और ट्विटर से। मैं कई दफा सोच चुका हूं कि इनके पीछे तो सिर्फ 30-40 हजार लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, और चुके हैं पाकिस्तान है सिर जी में पाकिस्तान चलाइए। लेकिन उसमें यह है कि अब इनको ना कंट्रोल किया गया, अगर इनको ना देखा गया, डरे हैं। देखे ना, एक हफ्ता पहले एक फेडरल मिनिस्टर, एक्स फेडरल मिनिस्टर कहता है अब कि हमें फराग होगी का पता ही नहीं, और साथ ही एक हफ्ते के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर उसको डिफेंड करने आ जाता है और कहना है देखो कि किमें मिरेकल हो गया, मेरे दौर जो दुनिया रियल एस्टेट तो अरबपति हो गई। सरकार प्लाट तो हमारे भी है लेकिन इस स्पीड से नहीं बढ़ रहे। ये तो बहुत बड़ा मोइज़ है। ये देखें आपने जो यूनिवर्सिटी बनाई इस्लामाबाद जिसमें 37 स्टूडेंट है, उसके कितने हजार कनाल के कितने 100 कनाल जमीन में देखें, ऐसे मिरेकल हैं। डरे हुए डिफेंसिव है इस वक्त, इनको पता है वीडियो भी निकल आनी है और स्कैंडल भी निकल रहे हैं। वो कहते हैं हम सोए रात को, इलेक्शन हो जाए, सुबह हम फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इस तरह भी कभी हुआ? ये तो एक प्रोसेस लेगा, टाइम लेगा। घबराए हुए हैं, नजर आ रहा है, क्योंकि सब कुछ हुआ है इनके दौर में। इनके दौर में जो मुर्गियां हैं वो सोने के अंडे देती रही हैं, इन्हें पता है। इनके प्लाट जो है चाहे उनको सड़क को जाती है कि नहीं जाती, वो अरबों के हो चुके हैं। बल्कि मोहतरमा फराग होगी की बहन जो है जिंदगी में आज तक अमेरिका नहीं आई, लेकिन अमेरिका से पैसे भी उसको जाते रहे ओवरसीज। देखिए आज तक उसकी ओवरसीज ट्रैवलिंग हिस्ट्री कोई नहीं, लेकिन उसको भी पैसे जाते रहे। बारिशें होती रही हैं पैसों की, डॉलरों की, लेकिन अब वो देखें खौफ तो इसी चीज का है। लेकिन वो चीजें जो हो वो तो निकलनी तो है। $2.5 लाख जो है फरागोगी ने ओपन मार्केट से डॉलर परचेज किया था। FIA में उसका पहले केस चल रहा था इस बात का। शी वाज कॉल्ड इवन ड्यूरिंग द पीरियड कि $2.5 लाख ओपन मार्केट से उठाया इस औरत। अब ये चीजें तो निकलनी है, ये तो खासा भी तो चलना पड़ना। फिर ये तो जब हो रहा होता है उस वक्त देखना होता है ना। वो तस्बीह एक हथौड़ी मणका तेज करो, मैं तो कहना। अच्छा तार साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और एक ट्रेंड जो देखने में आया वो ये है कि जो PTI के लोग हैं वो खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट और फौज के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। अभी कल परसों आपको पता होगा कि एक शायद कंटोनमेंट में कुछ PTI के लोग एंटर हो रहे थे और वहां पे फौजी ने कहा ये झंडा आप लहरा के नहीं जा सकते। तो अब कंटोनमेंट के रूल्स ये हैं कि वहां पे किसी सियासी जमात का भी झंडा नहीं लहराया जाता। ये कहते हैं जनाब ये देखिए हमें जो है वो वीडियोस बनाते हैं और फौज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनका सियासी किरदार के ऊपर वो इमरान खान ने जो चार्ज कर दिया है, कहते यही है कि तनकीद ना करें, एस्टैब्लिशमेंट को कुछ ना कहें, ये ना। लेकिन अवाम जो है वो सारा टाइम लगी हुई है और वो फौज को गंदा कर रही है। आज भी मेरी किसी से पाकिस्तान बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि कंटोनमेंट्स के अपने कानून है और मुझे भी, आप भी कंटोनमेंट्स पे जाते रहे पाकिस्तान में, हमारे दोस्त रहते हैं वहां पे, रिश्तेदार हमारे रहते हैं वहां पे, लेकिन हमें पता है कि वहां पे सियासी जो एक्टिविटीज है उनकी इजाजत नहीं होती।
तो ये क्या सोशल मीडिया पे लाके अब फौज को गंदा करना और इसको सारी पीटीआई खामोश रह जाएगी? तो ये आप इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं अगर ये कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है और फौज के ऊपर प्रेशर है कि जी इलेक्शन करवाएं, जो कि शेख रशीद भी कह चुके हैं और इमरान खान भी कह चुके हैं कि अगर किसी से गलती हो गई है तो उसकी माफी का ये तरीका है, जान छूट सकती है। जी लेकिन चीमा साहब, मैंने आपको पहले अर्ज किया था, अगर कोई भी और सियासी पार्टी और कोई पाकिस्तानी शहरी एबीसी अगर इसका इस तरह करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? इन एक ऐसी पार्टी जिनको लाया गया है सर पे हाथ रख के, उनको आज भी दे आर प्रिविलेज्ड, आज भी प्रिविलेज्ड है। जिस तरीके से उन्होंने तजलील कर रहे हैं हमारे इदारों की, जुडिशरी उसमें इंक्लूड है, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाता था पाकिस्तान में। इनके पास लाइसेंस है, इनको इतनी ढील दे चुके हैं, इनके जो लाने वाले हैं ब्लैकमेल हो रहे हैं इनसे, और इस चीज को ना रोका गया तो ये खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत खतरनाक। उसकी वजह ये है, ये सिर्फ एक आप इनकी बात कर रहे हैं, ये देखें कि हमारे कमांडर इन चीफ को मीटिंग करने का अपनी क्लैरिफिकेशन सफाइयां देनी पड़ रही हैं अपने रिटायर लोगों को और अपने सर्विंग लोगों को। देखें हालात कितने खराब हो चुके हैं, लेकिन कसूर उन्हीं का है। देखें जिन्होंने गन डाला होता है, सफाई तो उन्होंने करनी ना। देखे ना, ये फिर ये जिन्होंने गन डाला है और कोई दूसरा सफाई करेगा तो काबिले तकलीफ होगा। फिर आपने ये गन डाला, आप साफ करें, लेकिन वो देर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, या तो कोई इंटरनल सपोर्ट है, कोई इंटरनल ऑक्सीजन आ रही है। खबरें तो ये उड़ा रहे हैं ये भी कि जो हमारे दफाई इदारे डिवाइड हो चुके हैं और उनकी कमजोरियां नजर आ रही हैं, हमारे इदारों की कमजोरियां नजर आ रही हैं। अगर उन्होंने जल्दी ना रोका तो ये फिर सच्चाई नजर आती है। ये तो फिर कहीं से इनको पीछे से इनको सपोर्ट है। इनको इस वक्त मशहूर हो रहा है इस वक्त ये बयानिया मकबूलियत पकड़ रहा है कि तब हमारे अदारे डिवाइड हो चुके हैं और ये खौफ बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये बहुत खतरनाक थ्योरी है, ये जो फैला रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। मैंने आपके ही शायद सेगमेंट में कहा था कि घंटों में और दिनों में लेनी चाहिए डिसीजन, वरना इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग वेरी लेट। और दूसरा मैं ये बात चीमा साहब बार बार ये कहूंगा, द इंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग यू, इंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग यू। और जो कि सबसे बड़ा खतरनाक एक एलिमेंट आपके लिए है कि आपको दुनिया देख रही है, और आपने हमेशा दुनिया को दो चार चीजें बताई हैं, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन एंड द ओनली इस्लामिक एटॉमिक पावर। ये दो चीजें दुनिया को मजबूर करती हैं कि आपको बार बार देखा जाए, और वो देख रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, जहां राइफल तैयार है और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है, उसको आपका क्या ख्याल है कि दिवाली मनानी उन्होंने छुलियां पटाके अपने सजाने ने, और साथ जो आपके पकड़ा तालिबान आल बदल लैके बैठे ने, साथ आपके अमर बिन मारूफ के जलसे जुलूस हो रहे हैं। द वर्ल्ड इज कंपेल्ड टू सी यू, द कीप द आई ऑन यू, और जो आपके हालात है। लेकिन ये कि मैं कहूं, मेरी ख्वाहिश है ये कि इनको कंट्रोल किया जाए, और मैं इनको ही नहीं, हर एक पाकिस्तानी को कंट्रोल करना चाहिए जो स्टेट के खिलाफ एक थ्रेट बनता है। देखिए, स्टेट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। इस फिलॉसफी के जरिए के तहत हर एक पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के सालमियत के लिए इसको अपने हाथों में न ले चीजों को। जिस तरह आज हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आई डेफिनेटली कंडेम दैट। बिल्कुल सही कहा तार साहब आपने कि बेसिकली जो रियासत पाकिस्तान है, अगर स्टेट को ही थ्रेट हुआ और स्टेट को ही टारगेट करना शुरू कर दिया इन्होंने, और इसकी तो हमने इजाजत किसी को भी नहीं दी। इसी के खिलाफ तो टीटीपी के खिलाफ लड़ाई हुई, इसी के तो खिलाफ जो है वो आज बलोच मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो रियासत के खिलाफ काम करें। उनके सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको बड़ी सपोर्ट मिली है अदारों की तरफ से। अब ये नहीं है कि वो उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, और ये अगर इसी तरह चीजें रही तो जारी बात है रियासत फिर मजबूर हो जाएगी वो एक्ट करे, और इनको सियासी रास्ते ही इख्तियार करने चाहिए। Thank you very much, Sajid Tar Saab, sir, for your time and valuable analysis, and for helping us to understand the ongoing political issues in Pakistan. Thank you, sir. Pakistan zindabad. Thank you.